नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में बात करेंगे कोरोना से हुई मौत पर मुआवजे की। हम बात करेंगे मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, सरकार क्यों नहीं मुआवजे की नीति बना रही है, कागजों में मौत की वजह क्यों साफ नहीं है। कोरोना में लाखों लोगों ने दम तोड़ दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नीति बनाने के लिए कहा था, लेकिन सरकार अब तक कोई नीति नहीं बना पाई। मरने वालों के परिवार को मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नीति बनाने को कहा था, और लेकिन कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति सरकार ने अब तक नहीं बनाई। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए भी कहा था। मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने आज कहा कि आप जब तक कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। अब सवाल है कि सरकार क्यों नहीं नीति बना पा रही है। मौत की वजह बताने में आखिर सरकार को परेशानी क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। देश भर में कोविड-19 की वजह से मरने वालों को मुआवजा देने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की नीति बनाने के फैसले के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति नाखुशी जाहिर की। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि हमने आपको काफी पहले इस बारे में आदेश दिया था, बावजूद इसके इस पर अमल नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि वो अब तीसरी लहर की आशंका भी दिन प्रतिदिन नजदीक आती जा रही है। कोर्ट ने कहा कि कोविड की वजह से मरने वालों को मुआवजा देने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला 30 जून को दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया जा सका। कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि जब तक ये कार्रवाई शुरू होगी तब तक वो शायद तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि हमें खेद है कि हम हलफनामा दाखिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट 10 और दिनों की मोहलत दे दे, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार लगातार विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रही है। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है और 11 सितंबर को उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एक अहम फैसले में कहा था कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई उनके परिवार को सरकार मुआवजा दे। सरकार खुद तय करे कि ये मुआवजा कितना होना चाहिए। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा कि कोविड से हुई मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, लेकिन NDMA को ऐसी व्यवस्था बनाने को कहा है जिससे कोविड में मारे गए लोगों के परिवारों को न्यूनतम मुआवजा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट भी जारी करे और जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं उनमें सुधार किया जाए। इस बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और कोरोना के नए स्ट्रेन के बीच कोविड के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 45,352 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इससे एक दिन पहले 47,092 मामले आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 366 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 34,391 लोग कोरोना से ठीक हुए, लेकिन इस दौरान नए केसों की संख्या ज्यादा होने के कारण 10,195 एक्टिव केस बढ़ गए। देश में अब रिकवरी से ज्यादा नए कोरोना केस आ रहे हैं, जिस वजह से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 4 लाख तक पहुंच गई है। इस मामले में भारत अब विश्व में 7वें स्थान पर आ गया है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले केरल से आ रहे हैं। केरल में बीते दिन कोविड के 32,097 नए मामले सामने आए थे। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 41,22,133 हो गई है, जबकि 188 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 21,149 पर पहुंच गई है। केरल में संक्रमण की दर 18.41% हो गई है। इस बीच कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन B.1.621 को लेकर एक बड़ी और अहम जानकारी मिली है। WHO का कहना है कि इस नए वेरिएंट पर कोरोना वैक्सीन का असर कम हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया है कि वो इस म्यूटेशन की प्रकृति और संक्रामकता पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि देखिए जो कोरोना से संबंधित मसले हैं उसको लेकर बाकायदा नीति बनाई है, मुआवजे को लेकर हो या फिर मौत के आंकड़ों को लेकर हो या फिर जो सही कारण है मौत का उसको दर्ज करने की बात हो। लेकिन फिलहाल ना तो नीति बन पाई है और ना ही कोरोना संक्रमित मरीजों के मौत के मसले पर कोई ठोस कदम उठाया गया है। इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने लगातार सवाल पूछा। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अनंत अमित है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ हैं। शकील अंसारी साहब हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और इसके अलावा डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशाला हॉस्पिटल में, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे इस चर्चा में। सबसे पहले अनंत अमित साहब, कितनी फटकार खाइएगा सुप्रीम कोर्ट से, मुझे ये बताइए कितनी फटकार? देखिए, ये फटकार की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रियंका जी जिस तरीके हम लोग के गार्जियन के हिसाब से होते हैं और वो जिस तरीके से दिशा निर्देश देते हैं सरकार उस तरीके से काम करती है। हाँ। और सरकार निरंतर सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना नेतृत्व दे रहा है उसके आधार से सरकार काम कर रही है। जहां तक थर्ड वेव की बात कर रहे हैं तो आपको बताना चाहते हैं कि सरकार और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आपको प्रियंका जी ये बताना चाहता हूं कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के तहत पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता घूमकर लोगों के साथ परस्पर संबंध बनाकर निरंतर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से लड़ रही है हमारी पार्टी और सरकार कई मुद्दों पे बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि भंडारण का काम हो, वैक्सीनेशन का काम हो और महंगे दवाइयों का। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे हाई कोर्ट निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है। आज ही महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने राज्य को कहा है कि क्यों नहीं हम महंगी विदेशी दवाइयों के जगह स्वदेशी दवाइयों का प्रयोग हम करें, जिससे कि कोरोना में आने वाले तीसरा वेव में हम बेहतर तरीके से लोगों को हम उनका सहयोग कर सके। तो इस तरीके से हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है पूरे देश में, आपने देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है आपकी बात पूरी आ गई होगी, आपने अपनी पूरी बात कर ली होगी। अब मैं एक सवाल पूछूं, एक बात बताइए अमित साहब कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक मसले को लेकर एक बार टूकती है, एक बार निर्देश देती है, फिर उसी बात को लेकर दोबारा फिर से निर्देश देती है, आपको क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ही मसले को लेकर बार बार कुछ कहा जा रहा है तो इसे आप फटकार के तौर पे नहीं लेंगे? और ये भी जब कहा जाता है कि देखिए अगर नीतियों का पालन नहीं हुआ, नीतियां नहीं बनाई गई तो इसे कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा, इसे आप फटकार के तौर पे नहीं लेंगे? देखिए प्रियंका जी, हम चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है और माननीय न्यायालय का हम सभी सम्मान करते हैं। हाँ, तो सम्मान करते हैं, लेकिन नीतियां नहीं बनेंगी। नहीं, 11 तारीख का डेट है। हमारी एडिशनल एडवोकेट जनरल ने वहां जाकर एफिडेविट देने के लिए कहा है। हम 11 तारीख को एफिडेविट देंगे, जो कि तारीख निश्चित निर्धारित हुआ है। और कोरोना वेव में जिस तरीके से भारत सरकार लड़ रही है, आपने देखा होगा कि दुनिया, कोरोना केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, दुनिया के विकसित देशों में अमेरिका जैसा देश को भी मुक्की खानी पड़ी है कोरोना में, लेकिन हमारे यहाँ 136 करोड़ आबादी होने के बावजूद हमारा देश पहला ऐसा देश है जहां पे कोरोना के खिलाफ सरकार के साथ साथ हमारे देश की पूरी जनता लड़ रही है। ये पहला ऐसा देश है हमारा जो कि विदेशों में भी लोग विदेशों में भी लोग हमारे देश का सराहना कर रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ देश लड़ रहा है, इसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, अंसारी साहब, क्या कारण लगता है आपको कि जो नीति बनने में इतनी परेशानी हो रही है, या फिर ये कहा जाए कि जो मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको लेकर भी कोई ठोस कदम नहीं उठते नजर आ रहे हैं? विपक्ष का क्या स्टैंड है? मोदी सरकार है, जनता की इस सरकार को कोई चिंता नहीं है और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है 2 बार 3 बार कितनी बार भी डायरेक्शन दे रही है, लेकिन इसके बावजूद इनके कान पर जूं नहीं रेंगने के मुहावरे जैसा है कि इनको कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के अंदर इतने लोगों की मृत्यु हो गई, अफसोसजनक है, गरीबों की है, उनको फिर से खड़ा होना एक बहुत बड़ी है। ये वेलफेयर स्टेट है ना, देश के लिए है ना, देश की जनता के उत्थान के लिए है ना। ये सरकार, इनके बजट, इनके पैसे जो टैक्स पेयर के हैं वो किसके लिए है? वो मोदी महल के लिए है, वो मोदी के एरोप्लेन खरीदने के लिए है,
वो मोदी के लिए स्पेशल पार्लियामेंट बनाने के लिए है। आ रही हूँ आपके पास, हमें साहब थोड़ा सा इंतजार कुछ कीजिए। नहीं, कुछ समझ में नहीं आती है कि ये क्या करते हैं। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, ये काम को 2 साल के लिए रोका जा सकता था। और जो कोरोना से जो लोग की मौत हुई है उनको देना चाहिए था मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, और आपके ऊपर छोड़ दिया है। क्या आप उसको फैसला कीजिए कितना देना चाहते हैं, आपका वित्तीय जो लोड आपकी सरकार कितना लेना चाहती है। इसके मतलब ये हुआ कि ये सरकार जो है संवेदनहीन सरकार है। डॉक्टर अंशुमान, अभी जिस तरीके से हमने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि देखिए आप आंकड़ों को लेकर नीति बनाइए और उसके साथ साथ जो मुआवजा है उसे लेकर भी नीति बनाइए, क्या लगता है आपको कि सरकार के पास संसाधन नहीं है, बजट नहीं है, या फिर मंशा नहीं है? देखिए प्रियंका जी, डॉक्टर होने के नाते मेरा ये कहना सरकार के पास बजट नहीं है उचित नहीं होगा। न तो मुझे उसकी जानकारी है, लेकिन राजस्व तो होता है। जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसमें प्रबंधन में इंतजाम है, मुआवजा देना है, और ये 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था मुआवजा देने के लिए। उसमें 2 पार्ट हैं उस डिसीजन के, एक तो मुआवजा देने वाली बात है, दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये क्लियरिटी कीजिए, जो डेथ सर्टिफिकेट है उस पर क्लियरिफिकेशन होनी चाहिए कि डेथ ड्यू टू कोरोना डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि बहुत सारे डेथ सर्टिफिकेट, बहुत केस ऐसे हैं जिसमें आपने सुना भी होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत नहीं हुई, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट डेथ का कारण लिखा हुआ है, तो ये उसमें काउंट नहीं होगा। इन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उसकी क्या नीति होगी, कॉम्पेंसेशन का अमाउंट क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्योरली आपके डिसीजन पे है अमाउंट का, लेकिन आपको नीति निर्धारण करके कोर्ट को बताना होगा। जो हियरिंग हुई उसमें भी इनकी तरफ से कुछ भी पुष्टि नहीं की गई। नॉर्मली जब डेथ सर्टिफिकेट हम सर्टिफाई करते हैं जो डॉक्टर, उसमें स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेथ लिखना पड़ता है। जी, बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत अमित साहब, आप बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे अपना सवाल करूं। अमित साहब। प्रियंका जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे सेंट्रल विस्टा की तरफ था, तो मैं उनके ज्ञान बढ़ाने के लिए कहना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ कुछ लोग कोर्ट भी गए थे, और कोर्ट ने जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा को निर्माण को नहीं रोकने का आदेश दिया, तो इनको इन चीजों से अभी दूर रहना चाहिए। कोरोना किसी एक पार्टी, एक मजहब, किसी एक व्यक्ति कर रही है, ये सभी लोगों के लिए एक खतरा है। इससे राजनीति से ऊपर उठकर हमें सोचने की जरूरत है, और हमें आने वाले 3rd वेव से कैसे लड़ना है, क्या तैयारी है, हमारी सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है। उन्हें अगर कांग्रेस को कुछ सुझाव देना है तो उनका सुझाव की हमारी पार्टी और हमारी सरकार स्वागत करती है, वो सुझाव दे। तो क्या कांग्रेस की तरफ से सुझाव नहीं मिलते हैं आपको अमित साहब? नहीं, कांग्रेस तो देश जानता है कि कांग्रेस ने कोरोना काल में क्या किया है। ठीक है, सिर्फ राजनीति छोड़ के बाकी कुछ नहीं किया। अच्छा। जहां तक हमारी सरकार और हमारी पार्टी का सवाल है, कोई हिंदुस्तान का कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां पे हमारे स्वयं सेवक, पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पे जाकर लोगों के साथ एक निरंतर व्यवहार बनाकर उनके लिए जो सहयोग हो पा रहा है, चाहे वो खाने का हो, दवाई का हो, अस्पताल का हो, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जहां तक सरकार की बात है, सरकार निरंतर पहले वेव के बाद दूसरे वेव में जो खतरा आया उससे सीख चुकी है, और सरकार दूसरे वेव में जो कमियां हुई थी उन कमियों को दूर करने के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो अस्पताल में बेड का मामला हो, चाहे वो दवाई का मामला हो, तमाम चीजों पे गंभीरता से नजर रखी हुई है। आने वाला 3रा वेव आता भी है तो सबसे निपट। ठीक है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूं, यहाँ पे अंसारी साहब का भी एक बार रिएक्शन ले लूं मैं। अंसारी साहब, आप सिर्फ आरोपी लगाएंगे क्या कि केंद्र सरकार ये नहीं कर पा रही है, केंद्र सरकार वो नहीं कर पा रही है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, वैक्सीन पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या सरकार को थोड़ा बहुत सलाह मशवरा भी दे दीजिए। अमित साहब बैठे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से हमें कोई सलाह मशवरा ही नहीं मिलता है जिसे हम पूरी तरीके से फिलहाल एक्सेप्ट कर सके ताकि कुछ सुधार हो। अंसारी साहब, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है मेरी? आ रही है आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है अंसारी साहब। आवाज तो अच्छी, ठीक है। अमित जी प्रवक्ता हैं
अब उसमें हम तो कह नहीं सकते हैं। इनको जाके मोदी जी से बात करनी चाहिए। इनके पार्टी के लीडरों से शायद इनको बातचीत नहीं होती है कि इन्होंने आज तक विपक्ष से कभी बात करने का प्रयास किया। विपक्ष के साथ एक मीटिंग किया है कोरोना पर? नहीं किया है। तो और इनको सब बताया जाएगा क्या? जब इनको बताया जाएगा तो ये चाहते हैं जिस तरह से एक मीडिया को मोदी मीडिया बना दिया है, उसी तरह सारे विपक्षी पार्टियों को भी चाहते हैं इनका पिछलग्गू बन जाए। मीडिया को कहां से बीच में ले आए अंसारी साहब? मीडिया को कहां बीच में ले आए? हम तो आपसे भी सवाल कर रहे हैं, हम तो उनसे भी सवाल कर रहे हैं। मीडिया जो है गोदी मीडिया है, जो दिन रात नहीं, जो मैंने सवाल अभी अमित जी से किए अंसारी साहब, वो आपको गोदी मीडिया के दिखाई दे रहे हैं क्या, या सुनाई दे रहे हैं? कौन? जो मैंने अभी सवाल किए अमित जी से, क्या वो गोदी मीडिया वाले सवाल लगे आपको? नहीं, मीडिया आप हैं मीडिया अकेले? हाँ, नहीं तो उसमें आप जो आपने जो आरोप लगाया उसमें तो हम भी शामिल हुए ना। फिर मीडिया उनकी ताली बजाने में लगी रहती है। हाँ। उनको क्या मतलब है? आप नहीं जानते कि विपक्ष के साथ इनका कोई ट्यूनिंग नहीं? सुप्रीम कोर्ट को कहने पर एक मिनट अंसारी जी की बात पूरी हो जानी चाहिए। अमित जी फिर आते हैं आपके पास, फिर विधानसभा जी का भी रुक करना। इन्होंने कह दिया जब इतने ऑक्सीजन से मौत हुई, उसके बाद इन्होंने कह दिया पार्लियामेंट के अंदर कि एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई सरकार हो सकती है? इसके बाद आप देखिए इनके सर्टिफिकेट बनाने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। सर्टिफिकेट जो बनती है उसमें इन्होंने, अभी डॉक्टर थे, कार्डियक अरेस्ट लिख दिया इन्होंने। 20 दिन 25 दिन कोरोना के लिए वो बीमार रहा, हॉस्पिटल में रहा, और सर्टिफिकेट उसका दे दिया कार्डियक अरेस्ट। भाई आप इसी को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सुधार कीजिए, इसलिए कि आंख में आप धूल झोंक रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को आप आलोचना लेते हैं, आप विपक्ष की आवाज को पॉजिटिव नहीं लेते हैं, इसलिए कि आप चाहते हैं कि आपके हर गलत काम पर ताली बजाया जाए। ये विपक्ष का काम नहीं है, ठीक है, कभी नहीं है। ये विपक्ष का काम ही नहीं है कि ये काम करेगी। विपक्ष है जनता की बातों को उठाना। हाँ। और सरकार का विपक्ष भी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक सिस्टम पार्ट होता है, लेकिन ये पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है अमित साहब, देखिए ये बात तो आप अंसारी जी की मानेंगे। देखिए अगर यहाँ पर कोर्ट कह रहा है कि जो डेथ सर्टिफिकेट है, मौत की जो वजह है, उसको लेकर सही आंकड़ा बताएं, उसके लिए सही व्यवस्था करवाएं। देखिए अगर कोर्ट को बोलना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है ना जिस पर बात करने की जरूरत है, जिस पर विचार करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। प्रियंका जी, आप भी दिल्ली में रहती हैं, हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं। हाँ। आपने देखा होगा कि दिल्ली में मौत के मामले को उठाने का सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने मौत के आंकड़ों को छुपाने का काम किया। आपको भी ये पता होगा कि मौत का सर्टिफिकेट जो देता है वो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट देती है। और ये दिल्ली में जिस तरीके से घटना घटी थी, मौत के आंकड़ों को छुपाने का काम किया था, तो हमारी पार्टी ने सरकार को बताने का काम किया जिस तरीके से वो आंकड़े को छुपा रहे। प्रियंका जी, हमारा ये बड़ा अच्छा ये रहता, आपसे अनुरोध था हमारा कि माननीय डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, तो अगर हम तीसरे वेव पे लोगों को कुछ बता पाते और हमारी तैयारी, उस पर भी आऊंगी मैं, उस पर भी आऊंगी, लेकिन एक बार इसे तो साफ कर दीजिए ना कि कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है कि कम से कम सही जो कारण है वो दर्ज करवाइए। ठीक है, निश्चित तौर पे कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट हमारे गार्जियन की तरह है। कोर्ट जो कह रहा है, जिस तरीके से कहता है, हम उस तरीके से करते हैं। मानिए भी ना, मानते भी है। अगर नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ? कोर्ट गार्जियन, घर के गार्जियन से कोई बाहर जाता है क्या? तो हम कोर्ट का सम्मान करते, कोर्ट हमारे गार्जियन की तरह है। हम 11 तारीख को एफिडेविट दे रही है सरकार, और आने वाले थर्ड वेव को लेकर आपको भी प्रियंका जी जानकारी होगा कि जिस तरीके से देश के कैबिनेट सचिव प्रतिदिन शाम को 5 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक ब्रीफिंग करते हैं, और डेली टू डेली उनको ये जानकारी होती है कि किस राज्य में कितने केसेस आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 24 राज्यों में आज 15% से नीचे है कोरोना का वेव, और 12 राज्यों में आज भी लाख से ज्यादा के केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं। तो सरकार निरंतर, चाहे वो सरकार हो, राज्यों के साथ एक तालमेल बनाकर, हम ये चाहते हैं कि भगवान से भी हम ये मनाते हैं कि तीसरा वेव ना आए। अगर तीसरा वेव आ भी जाता है तो सरकार की पूरी तैयारी है। जनता सरकार के साथ सहयोग करना है। सरकार लगातार कह रही है जनता से कि आने वाला समय त्योहारों का समय है, आप मास्क पहने रहें,
सरकार निरंतर वैक्सीनेशन का काम कर रही है। सरकार ये लोगों को चेता रही है कि आप ठीक से रहेंगे तो सरकार भी आपकी मदद करेगी और कोरोना से हम ठीक है, लेकिन मास्क पहनने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और सैनिटाइजेशन को लेकर जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं है, सियासतदानों की भी है। ठीक है डॉक्टर अंशुमान, ये जो अभी कह भी रहे थे, बाकायदा अमित साहब भी कह रहे थे कि देखिए आंकड़ों को लेकर जो रिपोर्ट होती है वो राज्य सरकारों से आती है और राज्य सरकारों के तहत जो पूरा आंकड़ा होता है उस बाबत फिर काम किया जाता है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। कोर्ट को अगर कहना पड़ रहा है कि देखिए जो आंकड़े हैं मौत के उस पर सही जो कारण है वो दर्ज करवाइए, उसकी व्यवस्था करवाइए, हालांकि ये सवाल केंद्र सरकार से है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राज्य सरकारों के पास ये जो आंकड़ों का पूरा एक प्रक्रिया होती है, क्यों सही आंकड़े नहीं सामने आ पा रहे हैं? कहां पर चूक हो रही है, कहां पर लूज पॉइंट है? जी प्रियंका जी, देखिए एक बात मैं समझा दूं। हाँ। आप स्वस्थ राजनीति भारत में नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ये कीजिए स्वास्थ्य से, हेल्थ केयर से पॉलिटिक्स को, राजनीति को खत्म कर दीजिए। हाँ। जहां बात आती है हेल्थ केयर की, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो आंकड़े की हेराफेरी की बात होती है, क्या कोरोना ये जानेगा कहाँ कांग्रेस की सरकार है, कहाँ बीजेपी की सरकार, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अंसारी साहब ये कह रहे थे कि हमारी बात कोई सुनता नहीं है, तो कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहां पे वो मॉडल प्रोजेक्ट की तरह काम करके दिखा देते कि आइडियल काम इस तरह से होना चाहिए, बीजेपी को लोग फॉलो करें। अमित साहब ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं, आप मुझे सलाह दीजिए भाई क्या करना चाहते हैं, मैं करने को तैयार हूँ, अपनी पार्टी में जाके रखूंगा। ये तो बात हो गई। आंकड़े फजी क्यों होती है? मैं हर समय डे 1 से कोविड जब इंडिया में हुआ, मैं कह रहा हूँ बी ट्रांसपेरेंट, 3T फॉर्मूला मैं दे रहा था, पारदर्शिता रखिए, टुगेदरनेस रखिए, अभी लड़ाई मत कीजिए आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स की, जीवन बचेगा पार्टी पॉलिटिक्स कर लीजिएगा। उसमें जरूरत ये थी डाटा फजिंग ना करें। हर स्टेट इस चक्कर में फंसा हुआ था, सबसे कम आंकड़े कहाँ से हो। मैं उस स्टेट को फेलियर स्टेट कहता हूँ जिसमें आंकड़े कम दिखाए। अगर आप ज्यादा टेस्ट करेंगे, ज्यादा केसेज डिटेक्ट करेंगे तो हम कंटेन कर सकते हैं, क्वारंटीन कर सकते हैं, स्प्रेड को रोक सकते हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट इतने सैंक्शन हुए हैं, आज मैं पूछ लेता हूँ थर्ड वेव अगर आ गया, कितने ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनिंग हुए? आप देख लीजिए, नहीं हुए ग्राउंड लेवल फंक्शनिंग। हमें काम इस पे करना चाहिए। टीवी डिबेट पे हम अगर एक सामंजस्य, समन्वय, संतुलन की स्थिति लाके और सब लोग एक नतीजे पे पहुंचे, ये बेहतर होगा या सिर्फ इल्जाम लगा के यहाँ से निकल जाए, सब लोग अपने डाइनिंग हॉल में पहुंच के खाना खा लें? हमारी पब्लिक को अभी जरूरत है स्ट्रॉन्ग मेडिकल सिस्टम, अनबायस्ड, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। जी हाँ, लोकतंत्र में बात हो रही है कि जिस तरीके से कोरोना की पहली और दूसरी लहर जनता भुगत चुकी है, किस तरह के हालात बने वो भी सबके सामने रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर जिन नीतियों को लेकर बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट जिनको लेकर हिदायत दे रहा है, निर्देश दे रहा है, उन नीतियों पर सही समय रहते हुए काम क्यों नहीं किया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत अमित साहब, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक लाइन और इस्तेमाल की और मेरे ख्याल से अगर वो लाइन इस्तेमाल की गई है तो उस पर सोचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जब तक कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। समझते हैं आप इन शब्दों की संजीदगी को? जी निश्चित तौर पे प्रियंका जी, हम बातें भी समझते हैं और बातों का अध्ययन भी करते हैं और उस बातों पे हम कार्रवाई भी करते हैं जो कोर्ट जिस तरीके से कहता है। आपने देखा होगा कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया साहब भी लगातार सारी चीजों पे नजर रखे हुए हैं। देश के हमारे तमाम डॉक्टर, नर्सेज, एनजीओ, सारे लोग प्रतिबद्ध हैं कि कोरोना को हटाना है। हाँ। उस कोरोना को हराने के लिए चाहे जो भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, सारे वर्कर हमारे देश के जिस तरीके से पहले वेव में, दूसरे वेव में, अभी ऐसा नहीं कि दूसरा वेव खत्म हो गया है, दूसरा वेव चल रहा है, तीसरे वेव की भी तैयारी भी हमारी निरंतर चल रही है और हम लगातार, हमारी सरकार और हमारी पार्टी तमाम संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर किसी तरीके से अगर थर्ड वेव आ भी जाता है, चाहे बच्चों का मामला हो, तो आपने देखा और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर बच्चे को कोरोना होता है तो उसके साथ गार्जियन के रहने की चाहे जो भी बात है हो रही है, उसके लिए भी सरकार निरंतर काम कर रही है, डॉक्टरों के साथ समन्वय बना के। परसों माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि अगर थर्ड वेव आता है तो हम उसके लिए, हमारी तैयारी क्या है, हमें कैसे लड़ना है, जनता को कैसे जागरूक करना है, उसके लिए निरंतर सरकार काम कर रही है, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो। मतलब अभी भी सिर्फ अगर देखा जाए तो तैयारी पूरी नहीं है, तीसरी वेव को भी लेकर तैयारी पूरी नहीं है, अभी सिर्फ प्रोसेस है। प्रियंका जी,
70 वर्षों में जिस तरीके से हमारे देश में स्वास्थ्य का जो ढांचा था, ये कोई भी कल्पना से परे था कि अगर अचानक इस तरह की महामारी, भयंकर महामारी आ जाती है तो हमारी सरकार कैसे लड़े। उसके बावजूद, कम संसाधनों के बावजूद भी जिस तरीके से हमने पहले फेज और दूसरे फेज में कोरोना से लड़ा है, उसकी हमारे ख्याल से जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। इसका श्रेय जाता है हमारे देश के डॉक्टरों को, हमारे देश के नर्सेज को, हमारे देश के वे स्वयंसेवी संस्थाएं जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो वाकई में बधाई के पात्र हैं कि इतने जबरदस्त वेव के बावजूद भी 136 करोड़ आबादी में, ये हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन हमें कहने में कतई परहेज नहीं है कि हमारे देश ने जिस तरीके से कोरोना से लड़ा है और मृत्यु दर जिस तरीके से कम रहा है, मृत्यु हुई है निश्चित तौर पे हमें बड़ा दुख है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार उन सारे परिवारों को जिनके घर में मौतें हुई हैं कोरोना से, उनकी हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके साथ है हमारी सरकार, हमारी पार्टी। लेकिन उसके बाद विपक्ष को साथ लीजिएगा? देखिए, विपक्ष तो केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम राजनीति पे, हम बीमारी में, महामारी में, देश की लड़ाई में हम पॉलिटिक्स से ऊपर उठते हैं। चाहे वो चीन का लड़ाई हो, बांग्लादेश की लड़ाई हो, हम पार्टी से ऊपर उठ के लड़े हैं। हमारी पार्टी लड़ी है, हम जो भी सरकारें रही है उस सरकार के साथ हम रहे हैं। हमें भी अपेक्षा है कि जिस तरीके से महामारी में हमारी सरकार और हमारी पार्टी लड़ रही है, दूसरे दलों के भी नेताओं को उस तरीके से काम करना चाहिए। अगर वो पार्टियां होती है, संगठन होता है, किस लिए होता है? संगठन लोगों के सहयोग के लिए होता है। राजनीति करने के लिए बहुत प्लेटफॉर्म बचे होंगे, आप बाद में राजनीति कर लीजिएगा। आज कोरोना की लड़ाई है, मिलकर लड़िए, लोगों का सहयोग कीजिए, लोग आपको भी साधुवाद देंगे, सरकार को भी। ठीक है, डॉक्टर अंशुमान से मैं पूछूंगी कि आखिर कितना तैयार है इस वक्त भारत तीसरी लहर को लेकर, लेकिन उससे पहले शकील अंसारी साहब की प्रतिक्रिया ले लूं। अंसारी साहब, यहाँ पर बाकायदा अमित साहब कह रहे हैं कि तीसरी वेव को रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए विपक्ष साथ में आकर खड़ा हो, तो सत्ता पक्ष को विपक्ष का कितना साथ मिलेगा? आरोप मिलने वाले हैं या साथ भी मिलेगा? ये डेमोक्रेसी है। आप बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जनता सत्ता सौंपती है और जिसके पास सत्ता सौंप देती है जिम्मेदारी उसकी होती है। यानी विपक्ष ने पहले पल्ला झाड़ लिया। ये क्या ये रोना रो रहे हैं कि विपक्ष की कोई एक बात ये सुनते हैं? आप अगर विपक्ष की ये बात सुनते तो इनको कहा गया था कि पीएम केयर फंड पहले से मौजूद। नहीं, एक मिनट अंसारी साहब, आपको नहीं लगता अगर आप ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं सुन रहा है, तो ये एक लाचारी विपक्ष की देखने को मिल रही है? क्या विपक्ष अपनी बात ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा है, दबाव नहीं बना पा रहा है? आप हमारी बात समझिए। सवाल पैदा होता है कि एक हिटलर किसी की सुनने को तैयार नहीं थे तो पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया था, तो उसमें वहां पर विपक्ष नहीं थी क्या? जर्मन में मजबूत विपक्ष थी, उनकी बातों को सुना नहीं गया। आज भी विपक्ष की बात को ना सुनना उनके हाथ में है, सरकार है ना। लेकिन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ये है कि कॉन्सेंसस पर सरकार चलती है। सत्ता पक्ष, विपक्ष, इंटेलेक्चुअल, दूसरे लोग, जनता, सबकी बातों को सुन के सरकार चलती है। लेकिन ये पहली यूनिक सरकार है जो किसी के कहने पर नहीं चलती है। अब एक बात आपसे कई बार बीजेपी प्रवक्ताओं का प्रवचन सुनाया हमको, अब जरा मेरी बात आप सुनवाइए, जनता को आपके माध्यम से हम सुनाना चाहते हैं। आप बताइए कि इनको कौन सी बात इन्होंने विपक्ष का माना? इनको सबसे पहले कहा गया कि पीएम केयर फंड पहले से इस देश में मौजूद है, रिलीफ के काम के लिए उसको जारी रखिए। इन्होंने जारी नहीं रखा और मोदी केयर फंड बना लिया, अपना एक नया केयर फंड बना लिया और उसको भी ऑडिट से ऊपर कर दिया। आपको खुद पता है, आयुष्मान डॉक्टर यहाँ अभी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि किस तरह की बात कर रहे हैं। सारे डॉक्टर्स और सारे हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई कि जो पीएम केयर फंड से, तो इनके फंड से जो वेंटिलेटर दिए गए सारे नाकारे थे, कोई सेकंड वेव में काम में नहीं आए, कहीं पर नहीं काम में आए। कभी कोई विपक्ष बोलता है तो उसको राजनीति कह दीजिएगा, ये राजनीति है क्या? आपने खिलवाड़ किया सरकार के जनता के डोनेशन, जनता के पैसे को एक ऐसे फंड में और अपने एक मित्र की कंपनी को दे दिया और ये जनता की जान के साथ भी आपने खिलवाड़ किया। एक आपका वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था, जितने भी
कोई भी स्टेट, बीजेपी के स्टेट का भी है, अब हमको कहिएगा डिटेल बता दें, लेकिन अब वो उसके लिए एक अलग रखिए। हाँ। लेकिन कहीं केयर फंड का नहीं हुआ, एक सरकार की बात नहीं। इन्होंने सरकार, पहली बार इनको कहा गया था, राहुल गांधी जी ने कहा था कि यूरोप में आ चुका है कोरोना, अब इस मुल्क में आने वाला है, आप उसकी तैयारी कीजिए। तो पार्लियामेंट के नहीं, अंदर तो कैसे अंशुमान जी ने तो एक बात और भी कही थी ना अंसारी जी, अंशुमान जी ने तो एक बात और भी कही थी। उन्होंने कहा था कि जहां पे कांग्रेस का शासन है जिन राज्यों में, वहां वो कुछ इस तरीके का मॉडल तैयार करके देखे ताकि केंद्र पर प्रेशर बन जाए। मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आ रही हूँ आपके पास अंशुमान साहब। तो बोलिए, उनकी तो सारी बात सुना दे रहे हैं आप हमको। इतनी देर से आप भी बोल रहे हैं, ये मत कहिए कि आपको पूरा टाइम नहीं मिल रहा है। आपको 3 बार से है, हमको तो ऑडियो प्रॉब्लम के चक्कर हम बोल नहीं पा रहे हैं, और हमें बोलने का नहीं, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। आप अपनी बात जल्दी से रखिए अब। हाँ, अब वैसे हम डिबेट भी करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हमको लग रहा है कि आप उनकी बात पूरी सुनिए। अंसारी साहब ये मत कहिए आप, अंसारी साहब ये मत कहिए। 3 राउंड आपको पूरा मिला है, ये चौथा राउंड है आपके बोलने का। ये एलिगेशन मत लगाइए अब, सुनिए और सुनाइए। ये एलिगेशन मत लगाइए अंसारी साहब कि आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। चलिए डॉक्टर अंशुमान, कितना तैयार है इस वक्त भारत तीसरी लहर के लिए? प्रियंका जी, उसके पहले अंसारी साहब को मैं जवाब दे दूं। शायद इनको मेरे बारे में पता नहीं है, जो इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। पता नहीं डॉक्टर साहब की क्या मजबूरी है, पहले पता कर लीजिए मेरे बारे में, फिर ये स्टेटमेंट दिया कीजिए। तटस्थ डॉक्टर हूँ भारत का, मुझे कोई मतलब नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से। सत्य होगा मैं बोलूंगा। हमने जो पढ़ा है, हमारे शास्त्रों में लिखा, सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले बहयास, राज धर्म तंतीम कर होई बे गई नाश। वैद्य को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वही बात मैंने कही है। मैंने ये कहा, अगर आपके पास मॉडल है आपके स्टेट में जहां कांग्रेस रूल गवर्नमेंट है, आप मॉडल दीजिए, आपके मॉडल को एक्सेप्ट किया, चलिए हटाइए। इसके पहले कि मेरे आर्काइव उठा के, डीबी के आर्काइव उठा के देखिए कि बीजेपी में जहां जहां गलती हुई, कहां नहीं। मैंने, मेरे लिए गवर्नेंस है, गवर्नेंस में जो कमी होगी हेल्थ केयर एक्सपर्ट की तरह मैं करेक्ट करूंगा, और मैं बोलूंगा उसको कड़ापन से बोलूंगा, कड़े रुख में बोलूंगा। अब मैं आ जाता हूँ तीसरे वेव की तैयारी। तीसरे वेव की तैयारी में फर्स्ट वेव एक्सक्यूज, सेकेंड वेव एक्सक्यूज। कोरोना के नाम पे बाकी सारे हेल्थ फैसिलिटी आप बंद कर देते हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन सब के सिस्टम को बंद करके आप कोरोना का इलाज करते हैं। इसको मत कीजिएगा इस बार। ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हो चुके हैं, ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनिंग हो जाने चाहिए। एक्सपेक्टेड अक्टूबर में अगर थर्ड वेव है, और अगर आ गया तो, अनलेस कि हमने वैक्सीनेशन ड्राइव और सारे प्रिकॉशन लेके कंट्रोल कर लें, बेहतर होगा। लेकिन हमारी तैयारी हो जानी चाहिए। डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुस्तानियों को लेना पड़ेगा, भारतीयों को लेना पड़ेगा। ये ब्लेम गेम बंद कीजिए। ये हेल्थ है, हेल्थ का समीकरण 2+2 4 नहीं होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और भारत के डॉक्टर नर्सों को जितना हो सके मदद कीजिए, मनोबल बढ़ा के रखिए। हम बेहतर कर रहे हैं, किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, राजनीति को डॉक्टर पे मत डालिए, ना डॉक्टर को राजनीति में खींचिए और धकेलिए। इतनी गुंजाइश तो, तैयारी में कमी है, तैयारी पूरी करें, अभी आपके पास समय है। बिल्कुल, यानी कि अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, केंद्र सरकार को कोरोना से निपटने के लिए तीसरी वेव को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरी वेव की आशंका के चलते भी अब केंद्र सरकार को पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, और तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो प्रोसेस की बात सामने आ रही है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी, आखिर हम कब तक मानकर चलें? एक डेडलाइन तो होगी कि मानकर चला जाए कि अब तैयारी पूरी है, तीसरी वेव अगर आती है तो देश की जनता, देश के बच्चे, देश के युवा बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्रोसेस का शब्द ना इस्तेमाल हो। देखिए प्रियंका जी, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो था स्वास्थ्य का, वो किसी से छुपा नहीं। पिछले जो सरकारें रही हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, उस हालात के बावजूद आपने देखा होगा कि अभी निरंतर, आपने पिछले हफ्ते ही देखा हो, झारखंड जैसे सुदूर प्रदेश में भी देवघर में एम्स अस्पताल का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन स्टार्ट हो गया, वहां पे मरीजों को देखने का काम भी स्टार्ट। इस तरीके से सरकार और भी तमाम राज्यों में अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना मजबूत करने की जरूरत है, उस हद काम कर रही है। चाहे वो, ठीक है, कोरोना तो है, आएगा फिर चला जाएगा,
लेकिन उसके बावजूद भी और भी कोई महामारी इस तरीके की नहीं आए जिससे निपटने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के सेक्टर में नहीं, लेकिन अमित साहब एक चीज पे तो आप गौर करेंगे ना कि ठीक है कोरोना, आपने कहा कि कोरोना है, आएगा चला जाएगा, लेकिन वो जब जाएगा तो कितने घरों के चिराग बुझा के जाता है, कितने बच्चों को अनाथ करके चला जाता है, उस पर भी तो गौर कीजिए ना। हम इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि कोरोना आएगा और फिर चला जाएगा, बहुत कुछ अपने साथ लेकर चला जाता है वो। नहीं, बिल्कुल प्रियंका जी आपकी बात से सहमत है, और हमें भी उतना ही दुख है जितना कि दूसरे के घरों से कोई व्यक्ति का जाना होता है। और हमारी सरकार उसके लिए निरंतर काम कर रही है। बिल्कुल, और खुद बीजेपी ने अपने कितने सहयोगियों को और कितने बड़े नेताओं को खोया है निश्चित तौर पे। इसीलिए प्रियंका जी कोरोना काल में जो अनाथ बच्चे हुए हैं उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे लोगों के लिए भी काम कर रही है जो कि सीनियर सिटीजन है, जिनके घर में कोई बचा नहीं। हमारी सरकार उनके लिए भी रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रही है कि उनका जीवन कैसे आगे बढ़े। तो सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद जो घटनाएं घट रही है उस पर भी हमारी सरकार गंभीर है। हम निरंतर काम कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, अभी हमारे एक मित्र यूएस में रहते हैं, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि हम भी रोज समाचार देखते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार और भारत की जनता और भारत के डॉक्टरों को और वहाँ के नर्सेस को और वहाँ के उन वर्करों को जो कोरोना काल में काम कर रहे हैं, जितना भी उनको बधाई दिया जाए वो कम है। क्योंकि बिना संसाधन, कम संसाधन के भी भारत ने कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ा है वो बहुत ही सराहनीय है। अमेरिका में हमारे पास सब संसाधन होने के बावजूद भी मौत का आंकड़ा जनसंख्या के हिसाब से, भारत के हिसाब से काफी ज्यादा था, दूसरे देशों में भी। लेकिन भारत निरंतर कोरोना से जंग की लड़ाई लड़ रहा है और जीतता जा रहा है। और आने वाला समय में भी प्रियंका जी हम आपको कहना चाहते हैं आपके टीवी के माध्यम से कि अगर तीसरा वेव आ भी जाता है तो जो दूसरे वेव में जिस तरीके से जो घटना घटी थी, हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि सरकार की तैयारी इतनी जबरदस्त है कि हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग कीजिए। हम मौत नहीं होने देना चाहते हैं, हम मौत का आंकड़ा उस तरीके से नहीं छूने देंगे जो दूसरे काल में हुआ था। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, ठीक है डॉक्टर अंशुमन, यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए नीति बनाइए, आपकी नजर में किस तरीके की नीति होनी चाहिए? यहाँ पर खुद अनंत अमित साहब बैठे हुए हैं और आप भी एक जाने माने डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है कि नीति किस तरीके की होनी चाहिए ताकि तीसरी वेव से आसानी से निपटा जाए अगर उसकी दस्तक होती है? तो किन फ्रंट पर काम करने की जरूरत है? बहुत अच्छा प्रियंका जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट को नीति बनाने के लिए तब कहना पड़ता है जब नीति बनती नहीं है, क्योंकि हमारे पास एजेंसी है, नीति आयोग है, हेल्थ एडवाइजरी, हेल्थ मिनिस्ट्री, डीजीएचएस, बहुत सारी आईसीएमआर, बहुत सारी एजेंसीज हैं। नीति बनाने के हर समय मेडिकल साइंस की नीति बनती प्रिजम्पशन, आशंका पे कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी क्या तैयारी है, ना हो उसके लिए पूरी कोशिश करनी, मतलब प्रिवेंशन भी करना है, तैयारी भी करनी है। तो अभी की जो नीति ये है कि जहां जहां आपके केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे साउथ में, केरला में, तमिलनाडु में केसेस बढ़ने लगे, वहां से आपको वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन क्रिएट करना होगा। लॉकडाउन अब सोल्यूशन नहीं रहा, ये कोरोना वायरस ऑलरेडी इंडिया में है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट इंडिया का वेरिएंट था, तो बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिकली इन्फेक्ट होकर सीरो सर्वे पॉजिटिव हैं, इम्यूनाइज्ड हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा बहुत स्पीड पे अब आ गया है। बीच में वैक्सीन की कमी थी, वैक्सीनेशन डेफिशिएंट था, ये हम लोग मान रहे थे। वैक्सीनेशन में जितना ड्राइव मूवमेंट कर सकते हैं उसको फास्ट करें ताकि फर्दर स्ट्रेन को हम म्यूटेट न होने दें। इसको डिसेंट्रलाइज करें अब सिस्टम को, मतलब एक जगह में, फॉर एग्जांपल दिल्ली के लिए एलएनजेपी अस्पताल या आरएमएल हॉस्पिटल में मेजर जो सेंटर आपने बनाया हुआ है, इसको न करके ट्राइएजिंग करें। इनको बेसिक बेड की व्यवस्था है, उनके लिए बहुत घर के पास के अस्पताल में करो। जिनको ऑक्सीजन की व्यवस्था है दूसरे लेवल टायर 2 हॉस्पिटल, जिनको एक्यूट वेंटिलेटर का है उनको थर्ड टायर। एट द सेम टाइम जैसा मैंने कहा पैरेलल नॉन कोरोना के बहुत लीथल डिजीज जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, इनका इलाज चलते रहना चाहिए। अगर इस पॉलिसी को ठंडे दिमाग से बैठे तो मैं हेल्थ केयर क्लिनिशियन भी हूँ, हेल्थ केयर का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, एमबीए भी हूँ, लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, तीनों को मिलाकर मैं बता रहा हूँ डुएबल पॉलिसी है। हम बेहतर आउटकम ला के इंडिया में हम एक मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक की जरूरत है, हमारे पास माइंड की कमी नहीं, ब्रेन की कमी नहीं है। इसमें हम एक ऐसे नीति निर्धारण में पहुंच सकते हैं, इसमें करने की जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो बुद्धि की कमी नहीं, ब्रेन की कमी नहीं, बस मंशा और नियत साफ होनी चाहिए। यहाँ पर अमित साहब क्या मानकर चला जाए कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है उस बाबत क्या
जल्द ही कोई नतीजा देखने को मिलेगा या फिर एक और फटकार लगनी है? नहीं, फटकार की जरूरत नहीं है, जल्दी आपको नतीजा मिलेंगे। डॉक्टर अंजुमन साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे पास ब्रेन भी है, हमारे पास संसाधन भी है, हम लड़ने में सक्षम हैं। निश्चित तौर पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जब डॉक्टर अंजुमन जैसे डॉक्टर्स हमारे देश में हैं, तो निश्चित तौर पे कोरोना से जंग हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जरूरत है कि सही तरीके से काम किया जाए, क्योंकि तीसरी लहर की दस्तक को लेकर भी लगातार एक्सपर्ट चेताते रहे हैं, लगातार एक्सपर्ट चेतावनी देते रहे हैं कि अगर तैयारी सही समय पर नहीं हुई तो तीसरी लहर भी भारी पड़ सकती है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पीट के साथ।